रिटायर होने के बाद कई संगठनों से जुड़ा था। मैंने देखा कि सारे संगठन में अफसर हावी हैं और बात सिर्फ अफसरों की जाती है कि मैं पीएम को दिया था, ज्ञापन दिया था, पीएम महोदय ने उनको कहा कि इनको जवाब दो, वहां से मुझे जवाब आया था। उसमें ये वादे किए गए थे कि जो आपने रखा है उसको हम 7 पे कमीशन में इंक्लूड करेंगे। हमें ये दिखा के लेटर मूवमेंट का ख्वाब दिखा के आवामी प्रिविलेजेस छीन ली और बाद में लेटर मूवमेंट की पॉलिसी आज तक नहीं आई। फिर हमने इसको चंडीगढ़ में चैलेंज किया। इस आरोपी से नहीं हमें लाभ होने वाला क्योंकि अफसर सेंट्रिक है, अनलेस आप हमारी ये बात नहीं मानते। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत करूंगा सीसीएन न्यूज 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, जो सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक हैं और वीर बहादुर जी मेरे साथ मौजूद है। एक बार दिखा दो, वीर बहादुर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह के वो शोषण जो कि एक सैनिक के साथ किए जाते हैं, उसकी लंबे समय से जो है लड़ाई वीर बहादुर जी लड़ रहे हैं। हालांकि चैनल पे हम लोग पहली बार ले रहे हैं इनको, और इससे पहले हम लोगों ने आपको बहुत सारे पूर्व सैनिकों के इंटरव्यूज दिखाए कि वो किस तरह से ओआरओपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से वो एमएसपी के ऊपर अपनी बात रखते हैं। जंतर मंतर के ऊपर पिछले 4-4.5 महीने का समय हो चुका है, हालांकि बहुत लंबा समय है। उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग भी अपने तरीके से जवानों के हित में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वीर बहादुर जी से मेरी बात हुई, इनके विचार मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाने चाहिए कि क्या विसंगति एक्चुअल में है। और जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं पहले बता दूं कि शायद आप लोगों को कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा। फिर मैं सवाल कर रहा हूं ये कि इन चीजों को ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। वीडियो के अंदर आपको यह पता लगेगा कि एक्चुअल में विसंगति क्या थी और हुई कैसे है, और उसका समाधान के लिए जो वीर बहादुर जी हैं वो किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट तक केस गया है, रक्षा मंत्री तमाम और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है इस विषय में। क्या क्या इन लोगों को उम्मीदें मिली हैं और किन उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद ये कोर्ट में भी केस लड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करूंगा वीर बहादुर जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आपका चैनल को भी धन्यवाद। एक बार जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर क्या रहा था कि जिस समय आपने इन विसंगतियों को समझा कि वाकई एक जवान जैसे उसके साथ विसंगति हुई, और फिर आपने अपना लड़ाई का दौर शुरू किया। देखिए, मैं रिटायर होने के बाद कई संगठनों से जुड़ा था। मैंने देखा कि सारे संगठन में अफसर हावी हैं और बात सिर्फ अफसरों की जाती है। वो अपनी तुलना आईएएस से करते थे, तो मेरे को बड़ा क्षोभ होता था कि भाई ऑडियंस जवान जैसे हैं और बात आप अपनी तुलना आईएएस से कर रहे हैं, अपनी इश्यूज को आगे रेज कर रहे हैं, आप एनएफयू की बात कर रहे हैं, आप जो आईएएस को अधिकार मिलता है उसको लेने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनसे काम नहीं चलेगा, हमें अपना संगठन अलग से बनाना पड़ेगा। और सिविल में भी आप देखिए, फोर्थ क्लास, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अलग अलग वर्गों का अलग अलग यूनियन है, लेकिन सेना के अधिकारियों ने हमारे जो भी यूनियन है वहाँ पे कब्जा कर रखा है और यहाँ कोई सेपरेट यूनियन नहीं थी। इसलिए मैंने अपने संगठन का गठन 2013 में किया। रजिस्ट्रेशन हालांकि 2014-15 में हुआ, और हमने उसके बाद से क्वेश्चन रेज करना शुरू किया, रिसर्च किया, और आज जितना भी लोग मुद्दे लेके घूम रहे हैं, मैंने आपको पत्र दिखा दिया था, पहला ओरिजिनेटर मैं ही हूँ। उस मुद्दे को ओरिजिनेट करने वाला 2013 में मैं हूँ। मेरे को पे कमीशन सेल आर्मी हेडक्वार्टर से आश्वासन भी मिला था, क्योंकि मैं पीएम को दिया था, ज्ञापन दिया था, पीएम महोदय ने उनको कहा कि इनको जवाब दो, वहाँ से मुझे जवाब आया था। उसमें ये वादे किए गए थे कि जो आपने रखा है उसको हम 7 पे कमीशन में इंक्लूड करेंगे। बाद में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, फिर उसका मैंने प्रतिरोध किया, एक मेमोरेंडम 1/1/2016 को दिया, गवर्नमेंट को दिया। फिर बात नहीं बनी तो कुछ मैटर को लेके मैं कोर्ट में गया, जिसमें इक्वल एमएसपी का केस है, आपका सीएसडी में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, आपका डीजीआर के खिलाफ है, आपका रैंक वेटेज विथ मैक्सिमम फिक्सेशंस के ऊपर है। ये मैं क्यों लेके गया, क्योंकि 6 पे कमीशन ये कहा था कि हम आपके 2 प्रिविलेजेज को छीन रहे हैं। वो प्रिविलेजेज था मैक्सिमम स्केल पे फिक्सेशन और रैंक वेटेज, और इसके बदले हम आपको लेटर मूवमेंट कराएंगे। लेटर मूवमेंट का ये है कि हम आपको 60 साल सेवा कराएंगे सिविल सेवाओं में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आपने हमें ये दिखा के लेटर मूवमेंट का ख्वाब दिखा के आवामी प्रिविलेजेस छीन ली, और बाद में लेटर मूवमेंट की पॉलिसी आज तक नहीं आई। फिर हमने इसको चंडीगढ़ में चैलेंज किया। ओआरओपी 1 के लिए हम लोग अलग से आंदोलन किए थे,
आप तब भी मेरा वीडियो देखना, मैं बार बार यही कह रहा था कि ये जो आरोपी का स्वरूप है, इससे हमें लाभ नहीं होने वाला है। आप टीवी डिबेट देख लेना, IBN 7 की देख लेना, CNN की देख लेना, कई चैनलों में, अखबारों में मैंने यही कहा कि इस आरोपी से नहीं हमें लाभ होने वाला, क्योंकि अफसर सेंट्रिक है। अनलेस आप हमारी ये बात नहीं मानते। वो बात उस समय मैंने मेंशन किया था, PMO कार्यालय में भी जाके मेंशन किया था। पारीकर साहब ने मेरे को तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने बुलाया था, बोला देखो आपकी बात तो ठीक है, हम अलग से बात कर लेंगे 1 घंटे में, लेकिन अभी आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि अभी नहीं लोगे तो फिर आपको 40 साल लड़ना पड़ेगा। तो जो ट्रेड यूनियन है उनकी नीति भी यही होती है कि जो पहले गवर्नमेंट से मिलता है ले लो, और जो पेंडिंग डिमांड है उसको आगे कर लो। तो हमने जो मिला ले लिया, और पेंडिंग डिमांड के लिए कंटिन्यू संघर्षरत हैं। ठीक है। आप लोग भी लगातार चाहे आपकी जो वीर बहादुर जी भी हमने सुना, आपकी जो संस्था है वो पहले तो वीर बहादुर, साथ में जो साबका वाले जो अभी जंतर मंतर पे बैठे उन्होंने फेडरेशन बना लिया, आप सब लोग जनरल सतवीर जी के साथ धरने पर थे। नहीं, मैं नहीं था, गलत बात है। जनरल सतवीर के धरने में कभी था नहीं, उनके बगल में मेरा टेंट लगा हुआ था। ऐसा क्यों? जब वो भी तो लड़ाई OROP की ले रहे थे, जवान की हक। कहा कि वो जवान की हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनका आंदोलन अफसर सेंट्रिक था। आप उनकी कोर्ट केसेस उठा के देख लेना, वो जो 21 साल से कम मेजर थे, उनको भी लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर पेंशन चाहते थे। उनकी आप रीट भी दिखा देना, रीट में मांग भी अफसरों के लिए किया हुआ है। प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख लेना। तो मैं उनकी इरादे को भांप गया था। जैसे मैंने ही पहले कहा कि अफसर सेंट्रिक जो आरोपी था, या जो ये आंदोलन में टॉप पे बैठे रहते थे, उसके पैरेलल मैंने JCU-NCOR का आंदोलन खड़ा किया। उनके बगल के टेंट में मैं बैठा हुआ था। लेकिन बात तो वो भी यही करते हैं कि जवान और JCU की लड़ाई के लिए मैंने शुरुआत। देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये डिप्लोमेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको आपके कंधे पे बंदूक रखेंगे, बात आप बताइए, बात करेंगे जवान की, ले हो जाएंगे। अगर JCU-NCOR की बात वो कर रहे थे, तो वो आरोपी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको क्यों मिला? अगर DA उस समय की लगा दें तो उनको 19,000, 18 से 19,000 की बेनिफिट हुआ, जबकि नीचे के रैंकों को 500 से लेकर 15 से 2,000 के बीच रहा। तो अगर वो हक लड़ते, लड़ाई लड़ते, तो ये कहते कि मैं इस अनजस्टिस को स्वीकार नहीं करूंगा। या कोई भी अफसर अगर लीडर है और लीडर अपने आप को समझता है, तो अनजस्टिस को स्वीकार करके मना करता कि मैं पेंशन नहीं लूंगा बढ़े हुए वालों की, पहले हमारे जवानों को दो। वो हुआ, उन्होंने किया, आना कभी करेंगे। अगर किया होता तो शायद आज आप लोगों को लड़ाई ना लड़नी पड़ती। बिल्कुल नहीं लड़नी पड़ती। 2013 में हमें संगठन खड़ा करना नहीं पड़ता, हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इतनी RTI से कागजात इकट्ठे नहीं करने पड़ते। हम उन्हीं के साथ रहते, उन्हीं के क्या, उन्हीं को नेतृत्व को स्वीकार करते। अलग बनाने की जरूरत थी क्या? अभी मेरी उनसे भी बात हुई थी जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, उनसे मेरी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, और तमाम तरह के 4 महीने से हम लोग जंतर मंतर पे कवरेज कर रहे हैं। 12 मार्च को आपने भी एक बड़ा प्रदर्शन वहां पे किया था, और आपके वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं OROP की लेकर के। लेकिन मामला क्या है कि वो अलग लड़ रहे हैं, आप अलग लड़ रहे हैं, इंडियन वेटरन्स अपने तरीके से कर रहे हैं। मामला क्या है, किस तरह से दूर? इंडियन वेटरन तो 12 मार्च को हमारे साथ था, और जितने भी वहाँ 70-72 संगठन है, इन्होंने आम सहमति से मेरे को यूनाइटेड फ्रंट बना के उसका चेयरमैन सुना। अब क्यों विरोध कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं करूंगा। दूसरा, आप कह रहे हो कि सब लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? OROP की क्या विसंगतियां हैं? आप इतना मीडिया को कवरेज कर रहे हैं, क्या आपको कभी किसी ने बताया? थोड़ा सा आप ही डिटेल में बता दें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पूर्व, देखिए मैं फिर एक बार डिटेल में रख दूंगा कि जो पूर्व सैनिक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है अभी तक भी आप तक सही मायने में OROP की एक्चुअल में विसंगति क्या है वो ना पहुंची हो। एक बार वीर बहादुर जी बताएंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में विसंगति क्या है। जी देखिए, विसंगति क्या है कि आपने 2015 में पॉलिसी अडॉप्ट की, उस पॉलिसी के खिलाफ बरखिलाफ अगर कोई आप ऑर्डर इशू करते हो, उस पॉलिसी के खिलाफ आप टेबल इशू करते हो, वो विसंगति है। क्या पॉलिसी थी? पॉलिसी ये थी कि हम मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज देंगे। हालांकि पॉलिसी गलत थी, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम मिला है। अफसरों को 10 महीने के एवरेज के आधार पर उनका पेंशन फिक्स होता था। तो जो अफसरों के पेंशन फार्मूला थे आपने हम पे लागू कर दिया, जबकि हमारा लिबरल था फार्मूला। तो एक तो पॉलिसी गलत थी, चलो मान लिया आपने गलत पॉलिसी बनाई, लेकिन उस पॉलिसी को भी आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? आपने कहा मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज। आपने उससे किसको किसको एक्सक्लूड किया? आपने कहा कि जब मैक्सिमम का डाटा लेंगे
उसमें डायरेक्ट एंट्री वाले को नहीं लेंगे, जो फास्ट प्रमोशन है उसको नहीं लेंगे, डायरेक्ट एंट्री जो हायर रैंक का डायरेक्ट एंट्री है उसको नहीं लेंगे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वालों को नहीं लेंगे, जो हायर पे कोर्ट केस के ऑर्डर से वो कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसको नहीं लेंगे। मतलब वो जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जा रहा है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपने पॉलिसी में मेंशन किया है क्या? आप तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कही है, और ये क्यों आपने किया ऐसा? दूसरा क्या किया, एमएससीपी इज नॉट ए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ये रैंक नहीं है, रैंक उसका सिपाही है। भले वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसकी हवलदार के पे मैट्रिक्स में किया है आपने या ग्रेड पे में किया, लेकिन रैंक उसका सबसे सिपाही है। लेकिन आपने उसका डाटा जो है उसको सब्सटेंटिव रैंक में ना रख के आपको जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में उस रैंक मिलेगा, वो भी गलत है। दूसरा क्या किया इन्होंने, देखिए आपने देखा मनमर्जी का फॉर्मूला, ओआरओपी 2 का टेबल देखिए, सूबेदार मेजर का फिर आपने क्यों नहीं लिया? सूबेदार मेजर का एमएससी का अलग टेबल बना दिया, ये आर्बिट्रेटरी है, मनमर्जी है, पिछले किसी का तो बना नहीं, एक सूबेदार मेजर रैंक का बना दिया। आगे इन्होंने क्या किया कि जो डाटा इन्होंने लिया, बोला जिसका लाइव डाटा नहीं है उसको हम नीचे के रैंक के डाटा से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे इसका दुष्प्रमाण ये पड़ा कि जितना भी ऑनरी रैंक था, जैसे ऑनरी नायक था, उसको सब्सटेंटिव रैंक नायक के रैंक से 1 रुपया कम मिलता था। लेकिन अभी ओआरओपी 2 में क्या किया, चूंकि ऑनरी रैंक का कोई डाटा है नहीं, तो आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया सिपाही से। मतलब ऑनरी नायक का, जो कि नायक से 1 रुपया कम होना चाहिए, उसको सिपाही के बराबर ओआरओपी 2 में कर दिया। तो जितने भी, वही आपने जो ऑनरी नायक सूबेदार है उसको हवलदार के बराबर कर दिया, ऑनरी हवलदार है उसको नायक के बराबर कर दिया, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और आगे आपने क्या किया, आपने कहा कि जो डाटा हायर रैंक का है, हायर लेंथ ऑफ सर्विस का है, जैसे मान लो कोई 22 साल का सर्विस वाला है, उसके पास आपके पास लाइव डाटा है, और कोई 18 साल का लाइव डाटा नहीं है, तो आप 18 वालों को जो फिक्स करोगे वो 3% कंपाउंडली उसको नीचे ले आओगे, जो ला रहा है, आपने वो कर दिया। लेकिन आपके पास किसी का डाटा है, मान लो 17 साल का डाटा है और 22 साल का डाटा नहीं है, तो आप उसको 3% के हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप जो 17 साल वाला उसको भी 22 साल का दे रहे हो। ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, आपने उसको प्रोटेक्ट किया है लोअर रैंक से और लोअर लेंथ ऑफ सर्विस से, तो आप उनको भी 3% के हिसाब से डाटा नहीं है तो अपग्रेड करिए ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, वो मैंने ब्लैंक डाटा का बता दिया। देखिए 13 साल सेवा के बाद मेजर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, इस्टेब्लिश्ड लॉ है, टाइम स्केल प्रमोशन है, आपने देखा होगा। अब आप डाटा को ठीक से देखिए, जो मेजर, अभी तो कोई मेजर डाटा ही नहीं, 13 साल के बाद सब लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, लेकिन जब आपने इस डाटा बनाई मेजर रैंक की, तो जो 21 साल के बाद आप जो डाटा बना रहे हो उसमें 32% का इंक्रीज कर रहे हो। वो कहाँ से आया? जब कोई मेजर रिटायर गया ही नहीं तो ये डाटा कहाँ से लेके आ गए 32% का? ये है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। दूसरा है एक्स ग्रुप का, मैंने बता ही दिया कि एक्स ग्रुप का भी मैं कोर्ट केस के लिए आया हूँ, कोर्ट केस कर रहे हैं। एक्स ग्रुप आपने जो आप देखिएगा एक्स ग्रुप के अंदर जो पीपीओ ई पीपीओ है, पेंशन का 2 फार्मूला था, एक जो एग्जिस्टिंग आपकी पेंशन है मल्टीप्लाई बाई 2.57, एक नोशनल फिक्सेशन था। तो जितना भी आप नोशनल फिक्सेशन कर रहे हैं उसमें 62 दे रहे हो जो डिप्लोमा होल्डर है। ओआरओपी क्या है, पीछे वालों की जो पेंशन है आगे वालों की बराबर करनी है। लेकिन जब आप इसमें एक्स ग्रुप का पे बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो उसको 62 वाला का टेबल अलग कर दिया। तो 2016 से पहले जो आपका फार्मूला है वो आप 7 पे कमीशन का, तो एक 16 से तो आप दे रहे हो, लेकिन उसको ओआरओपी भी नहीं दे रहे हो। तो कई लॉ का वायलेशन है, उसको हम लोग कोर्ट केस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक और बता दूं, जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं उन्होंने आपने 1 जुलाई 2014 से आपने मना कर दिया। आपने जो आर्मी रूल कोट किया है 2015 के लेटर में, उस रूल के अंदर ये कवर नहीं थे, आपने उसको अमेंडमेंट किया 2017। ये जो चीज है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश लॉ है कि जो आप सुधार कर रहे हो पीछे वालों पर लागू नहीं होगा, पीछे वाला तो ले चुका, तो आप 17 से पहले से ही, मतलब पहले से ही बंद कर दिया। वो भी है प्री मेच्योर, वो आरोपी के हकदार है। दूसरा, आपने वो आरोपी वो वन मैन कमीशन की रिपोर्ट देख ली, हमने उसमें कहा था एमएससीपी की, मेरी मेमोरेंडम में भी था, एमएससीपी कह दिया कि प्री 2006 से भी पहले लागू करो। और ये जो पेंशनर थे हमारे, क्या नाम है, एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा, आप 7 पे का मैट्रिक्स उठाइए, एनालिसिस करिए।
एनालिसिस में पाएंगे कि जो आरोपी का टेबल है, करीब करीब जो ब्रिगेडियर रैंक है वो पे मैट्रिक्स का 50% पे आ गया है। ब्रिगेडियर से नीचे जितने हैं 50% से आ गए हैं, मेजर 46% है, और सिपाही कितने पर रह गया 28। जो नीचे का रैंक है वो 22 से लेकर 28 के बीच रह गया पे मैट्रिक्स का। वो कैसे 50 पे पहुंच गए, आप यहाँ पे कैसे आए? तो कहीं ना कहीं आपने डाटा में हेरा फेरी की, गड़बड़ किया है। और हमने उनके भी मुद्दे उठाए हैं, जो जो आपका लिबराइज फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, कि मिनिमम गारंटी पेंशन से इसको प्रोटेक्ट करिए, इसका इसमें समावेश करिए आपके आरओपी टेबल में। ये सारे एक दो और इशू है जो बोल दूंगा अगर समय हो तो, उसको भी हमने कवर किया हुआ। मतलब का कि जो एनोमली है, विसंगति है, उसका मैंने मेमोरेंडम दिया है। और आज तक आपने मेरे को तो इस सोशल मीडिया में किसी मीडिया चैनल में ये नजर नहीं आया कि किसी ने विसंगति के बारे में बताया हो या ज्ञापन दिया हो। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो पे कमीशंस की आपकी डिमांड्स हैं, और उसका सेटलमेंट पे कमीशन या गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल रखूंगा मैं। जिस समय आपने 12 मार्च को वहां पर आंदोलन करा था, जंतर मंतर पे आप आए थे, उसके बाद आप वहां पर नहीं आए दोबारा कभी भी जंतर मंतर पे। उन लोगों का ये कहना है जो जंतर मंतर पे बैठे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास किया, साथ ही ये लोग पैसे इकट्ठे करके चले गए। साथ ही 3 तरह की बातें थी कि इन लोगों का पॉलिटिक्स से मतलब है, इन लोगों को अपने से मतलब है। ये 2-3 तरह की बातें सामने। मैं आपको बता दूं, आपको मैंने लेटर दिखा दिया 2013 का, आप उनसे जाके पूछिए। 2013 का लेटर दिखा है, गवर्नमेंट का रिप्लाई दिखा है, कोई कोर्ट केस दिखा है। मतलब आपको इतने कोर्ट केसेस का हवाला कर दिए ना, ये काम नहीं है। आप जो मांग कर रहे हो वो मांग पूरा करने में गवर्नमेंट को 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया ईयरली बजट होगा। कौन सी गवर्नमेंट दे देगी आपको? बहुत सारे मांग है जिसका सेटलमेंट कोर्ट से ही हो सकता है। अफसर्स की टैक्टिक्स अडॉप्ट करिए। अफसर क्या करता है? मेजर जनरल बैंस का केस देखिए, वो चले गए कोर्ट में, सारे मेजर जनरल सबको फायदा हो गया, बाद में आरोपी में सबको फायदा हो गया। अभी भी चंडीगढ़ में गए हैं मेजर जनरल गए हैं पेंशन के लिए, क्या नाम है, पर्सनल पे के लिए, ताकि ब्रिगेडियर से उनकी पेंशन ज़्यादा हो। तो उनके आप देखोगे अफसरों की ओआरओपी छोड़ के जितना भी गवर्नमेंट से लिया है, कुछ मैटरों को छोड़ दो लाइजन वाले, वो कोर्ट के द्वारा लिया। आप कोर्ट से भागते हो। कलेक्शन के आरोप हमारे ऊपर गलत लगा रहे हो, कलेक्शन आप कर रहे हो। हमने तो 12 तारीख को क्या इनकम हुआ, क्या खर्च हुआ, इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। हमारा तो अकाउंट है जिसकी ऑडिट होती है, उसकी गवर्नमेंट की एजेंसियों को नजर होती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियलों को पुटअप होती है। हम लोग कैश लेते नहीं है। आपने कैश लिया, हिसाब दिया? लाखों रुपए आपके साथी आरोप लगा रहे हैं कि आप गबन करके बैठे हो। आप लड़ किसके लिए रहे हो? मैं बैठा रहा हूं सर में दीवार में सर मारता रहूं, उससे कोई फायदा है? आपके पास मेमोरेंडम कहाँ है? विसंगति कहाँ है? किस चीज पे बात करना चाहिए? ज्ञापन दिए इन्होंने लगातार बताया। कौन से ज्ञापन? विसंगति के ज्ञापन है उसमें एक भी? आप बैठे हो विसंगति के नाम पे, आपको विसंगति मालूम नहीं है। आपने कागज कलेक्शन किया? क्यों नहीं कागज कलेक्शन किया? हम लोग तो ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने दस्तावेज कलेक्शन करके बोल रहे हैं। हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में केस एडमिट हो रहा है, फाइनल बहस में जा रहा है, दस्तावेज के ऊपर जा रहा है। आप तो बेवकूफ बना रहे हो पूरे देश के पूर्व सैनिकों को, उनके साथ ठगी कर रहे हो आप जंतर मंतर पे बैठ के। कभी किसान आंदोलन, कभी प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंक दूंगा, कभी इनको कर दूंगा, कभी इसको कर दूंगा, और गाली गलौज। ये आपने पूर्व सैनिकों का नाम खराब किया है। पूर्व सैनिक सभ्य हैं, ऑनेस्ट हैं और अनुशासित लोग हैं। आप वहां अनुशासन देख रहे हो? रोज सोशल मीडिया में मैं देखता हूं एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये भाषा है उनकी, ये सभ्यता है? ये उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि ये 12 मार्च को जो वीर बहादुर जी यहाँ पे आए थे, ये हम लोगों के बीच में फूट डालने आए थे, और साथ ही कलेक्शन करके भागे हैं, इसलिए दोबारा कभी नहीं आए हैं। देखो, मैं तो 6 अगस्त को फिर आ रहा हूँ, भारी संख्या के साथ आ रहा हूँ। कलेक्शन तो आप कर रहे हो, मैं क्या कलेक्शन कर रहा हूँ? मैंने पहले ही बताया कि जो आया वो मैंने हिसाब दे दिया, जो खर्चा आया हिसाब दे दिया। आप कलेक्शन की क्यों बात करो? आप अपनी दो ना। आपने अपना अकाउंट में पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? आप छुपा क्यों रहे हो? हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो कलेक्शन आप कर रहे हो, आप दोस्त दूसरे के ऊपर मर रहे हो। आपने ध्यान होगा, आपको आपके साथ चैनल नहीं लिखाया था, एक क्या नाम है, एक हरियाणा के एक जिले के थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको 31,000 की गलत चंदा करा दिया, हमने 50-50, 100-100 रुपया गाँव से कलेक्शन करना था, हमने कपिल फौजी को देना था। उसके बाद चैनलों पे खूब हमने अपने उनको कहा, अपने कोषाध्यक्ष को, उसको फ़ोन करिए, उसका पैसा दे दीजिए। और उसने कहा कि भाई अकाउंट फॉर हो गया, हम इसको चेक के द्वारा ही लौटाएंगे। फ़ोन कर रहा था, कर रहे थे, वो आ नहीं रहा था।
और अफवाहें फैलाया जा रहा था। हमने उनको कहा कि भाई ओरिजिनल रिसिप्ट लेके आइए, अपने पैसे लेके जाइए। हमने उनको पैसे दे दिए, चेक के द्वारा दे दिए। उसने कहा कि पैसे मिल गए, मीडिया में आया कि हम, अच्छा कपिल फौजी वो भी चिल्ला रहा था, मरा, मैं तो थोड़ा सा गांव की भाषा बोल रहा हूँ, मरा जा रहा था पैसे के लिए, वीडियो बना रहा है, उकसा रहा है। अरे यार, हम लोग नीचे स्तर के लोग नहीं हैं, हम लोग स्तरीय बात करते हैं। हमारे सोसाइटी को जो डोनेट करते हैं, जो वो करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और हम लोग कैश नहीं लेते। वो 12 तारीख को ही कुछ कैश आए थे, बाकी हम लोग कहीं भी कैश नहीं लेते। कई फोन आता है, मैंने अकाउंट दिया हुआ, उसमें जाके जमा करिए। तो हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने जो कागज उनको दिखाया, पुराना कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, उनसे जाके पूछे, कोई चिट्ठी दिखा दे। वो तो कभी सतबीर के पास बैठते हैं, कभी किसान आंदोलन के पास बैठते हैं, कभी किसी कांग्रेस के लीडर के घर में जाकर उसका टोपा बनाते हैं, उसकी ऐसी तैसी उसको क्या नाम है, जो भी है, चमचागिरी कहिए, जो कौन कौन करता है? ये तो आपको पहलवान जी ने कहा था। पहलवान जी ने स्पष्ट कहा था क्या चीज? कि भाई कांग्रेस के कोई नेता का सम्मान करना था तो उसका एक्सपेंडिचर सर क्या नाम है, पहलवान जी ने किया था। उनके स्टेटमेंट है। नहीं, लेकिन पहलवान जी भी अलग हैं इनसे। कपिल फौजी की जो टीम स्टार्टिंग है, में तो साथ थे ना। हाँ, स्टार्टिंग में साथ थे ना। उनका भी एलिगेशन है कि खर्चा हमने 1,20,000 किया, पैसे लेके चले गए। तो उनका भी एलिगेशन है ना। तो भाई आप एलिगेशन अपने ऊपर ही लगाइए, दूसरों की तरफ मत झांकिए। यहाँ बहुत साफ सुथरा काम है। तभी 2013 से आज तक हम लोग ढंग से लड़ रहे हैं। आप, मैं भी लिख के देता हूँ, ये जंतर मंतर वाले एक काम नहीं करा सकते, सिर्फ बेवकूफ बनाने का। उसका एक यूट्यूब चैनल चलता है, उससे पैसे कमाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। कभी किसान आंदोलन से आ जाए, लोग चंदा दे के चले जाएं। मेरे पास तो आज ही सूचना आई थी कि ये लोग इलाकों में, पूरे कंट्री में घूम घूम के चंदा कलेक्शन किए हैं। कहाँ हिसाब है, कहाँ किसी को हिसाब दिया? तो गलत लोग करते हैं, आरोप दूसरे को लगाते हैं। मैं तो थोड़ा इस स्तर पे उतर गया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। अदरवाइज हम लोग तो, आपने सुना होगा, मैं तो कभी उनका चर्चा भी नहीं किया। 6 अगस्त को जो आपने कॉल दी है जी, उसका भी लगातार विरोध कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं। जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख को हम इनको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और पूरे भारत के तमाम राज्यों से लोगों को भी मना किया गया कि इनको कोई सपोर्ट नहीं करना है। करें सपोर्ट, मेरी कोई अपनी शादी थोड़ी है। मैं तो 28 लाख लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, जिसको आना आएगा। मुझे इन संगठनों से क्या लेना देना, जो जिनके आपने नाम लिया। मैं तो पूर्व सैनिकों का आह्वान किया हूँ। ये भी तो पूर्व सैनिक ही हैं भाई, पूर्व सैनिक है, संगठन चला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो 12 का भी विरोध किया था। हमने 20 का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने 12 का विरोध किया। ये तो विरोध ही करते हैं। ये तो किसी संगठन को नहीं चाहती ये लड़े, कोई संगठन को नहीं चाहती ये चंदा करे, अपना काम करे, कोर्ट केस करे। कोई संगठन को नहीं चाहते कि गवर्नमेंट से जाके बात करे। कोई संगठन को ये नहीं चाहते कि ये कोर्ट में जाए। जो करेंगे वही करेंगे, वहां जंतर मंतर पे बैठ के। और जंतर मंतर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आपने देख लिया, मुझे 140 दिन हो गया, एक चपरासी ने भी गवर्नमेंट को नहीं बुलाया। और इनको भी मालूम है बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे तो बात क्या करेंगे? जब आपको एनोमली की जानकारी नहीं है, क्या बात करोगे? आपके पास डाटा नहीं है, क्या बात करोगे? आप वही रटी रटाई 4 चीजें बोलोगे, एमएसपी ये और दिस दैट। और एमएसपी का केस आप हार के बैठे हो चंडीगढ़ में, जिसको संभाला मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में। मालूम है आपको? ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बहुत पहले केस हार के बैठ गए। कौन लड़ा था केस? किसने डाला था? क्या नाम है, हरभाल, जो सबका सैनिक के सेक्रेटरी, उन्होंने डाला। नलिन तलवार, हरभाल। अच्छा, हरभाल ने केस डाला, वो हार के बैठ गए। हम यहाँ पे लड़ते रहे केस। जब गवर्नमेंट को जवाब दाखिल करना था, तब हमें मालूम हुआ कि उसके आधार पे हमारा भी खारिज करने की बात कर रहे थे। तब मैंने एडवोकेट को हायर किया, नहीं तो काम छोटे एडवोकेट से भी हो जाता। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट को हायर किया, उस हैडल को क्रॉस कराने के लिए कि इसका जुडिशियली रिव्यू हो सकता है। और फाइनल हियरिंग में है, 2-3 बहस हो गई, 31 को फिर फाइनल बहस है। ठीक है। अभी जो 6 अगस्त को आपने कॉल दी है, जिसके अंदर जंतर मंतर पे बता रहे हैं कि सैनिक इकट्ठे होंगे, क्या जंतर मंतर पे नहीं, रामलीला मैदान में, सॉरी, रामलीला मैदान में, वो गलती से मुंह से निकल गया। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वो रहेगा? थोड़ा देखिए, मैं सबको आह्वान किया हूँ। मेरे जो टारगेट है, मैंने 10,000 फौजी दिल्ली को टारगेट दिया है, जो हमारे लोग हैं। लेकिन उन्होंने, उनका उत्साह काफी है। उन्होंने कहा कि आपने हमें कम टारगेट दिया, 10 को 20 करिए। मैंने कहा ठीक है। उत्तराखंड को मैंने 10,000 टारगेट दिया, वो कुछ ज़्यादा ही टारगेट ले गए हैं, पूरे उत्तराखंड ना आ जाए। उन्होंने कहा कि हम 25,000
का प्रयास करेंगे 25,000 लोगों को लाने के लिए। अभी हरियाणा वालों के साथ मेरी मीटिंग हो रही है। इसके बाद यूपी में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह गया हूँ, वहाँ से अच्छा समर्थन मिला है। तो मेरा टारगेट 1 लाख का है, लेकिन कुछ अति उत्साही लोग ये भी कहते हैं कि आप 1 लाख का टारगेट मत दीजिए, आप लाखों कहिए। तो हमारा जो प्रयास है, मेरा जो अपना था, मैंने 1 लाख का टारगेट दिया हूँ और हम आसपास पहुँच जाएंगे। किन किन मुद्दों पे वहां पे थोड़ा सा एक बार वो भी रखें। देखिए, मेरा मुद्दा स्पष्ट है। एक ओआरओपी की विशुद्ध विसंगतियां, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। मैं आपको इसके बाद मैं ईमेल दिखाऊंगा। मैं ईमेल किया हूँ प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के यहाँ से, जो राज्य मंत्री हैं उनका ईमेल आया हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि इसको निपटाइए। उसके बाद आज 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो कल ही मैं रिमाइंडर डाल के आया हूँ। एक तो विसंगति होगी। वहां से मेल का रिप्लाई आया है? जी, रिप्लाई आया, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। किसी अधिकारी को कहा है कि भाई इनको सॉर्ट आउट करिए। उस अधिकारी ने 1 महीने होने के बाद भी कुछ जवाब नहीं दिया, तो कल मैंने उसको रिमाइंडर दिया है। कल आने से पहले मैं रिमाइंडर दिया। दूसरा है, एक तो विशुद्ध विसंगतियां, जिसको हम लोगों के सिवा और किसी को ना जानकारी है। मैं जानकारी कहूंगी तो कहोगे कि आप ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन फैक्ट है। जानकारी इसलिए है कि हमारे पास कागज है, हमने आरटीआई से कागज मंगाया हूँ, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो एक तो है विशुद्ध विसंगति। दूसरी है जो हमारी आउटस्टैंडिंग मांग चली आ रही है। जैसे मैंने आपको 7 पे कमीशन की 2013 का लेटर दिखाया, गवर्नमेंट पे कमीशन सेल का जवाब दिखाया, और भी चीज उनके जवाब आए हुए हैं। एक तो वो है। दूसरी, तीसरी ये है कि जो सीएसडी, डीजीआर, सोल्जर बोर्ड, यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, उसको बदलवाने का प्रयास है। चौथा हमारा है कि सेना को सशक्त कैसा बनाया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो हमने दिया हुआ है कि भाई फौजदारी प्रथा खत्म करिए, एनसीओ कैडर को डेवलप करिए यूएस आर्मी की तरह, नाटो आर्मी की तरह, बाकी वर्ल्ड के बेहतरीन आर्मी की तरह, और सारे सुझाव हैं। पांचवा मेरा है कि हमने जो ये फंड का मिसयूज हो रहा है, जैसे जिस अपॉइंटमेंट पे एक एनसीओ काम कर सकता है, वहाँ एक अफसर बना रखे हैं। तो जो काम आपको 40-50 हजार महीने पे हो रहा है, वो उसके लिए आप 2.5 लाख दे रहे हो। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, उसको मैंने आर्मी को रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है, और उनको कहा है कि आप इनको व्यावसायिक चीज़ों से बाहर ले आइए। इनका काम मकान बनाना नहीं, इनका काम सामान बेचना नहीं, इनको सोल्जरिंग में ही रखिए। और आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वार का आप देख ही रहे हो, सिनेरियो चेंज हो रहा है, नए नए वेपन्स इक्विपमेंट आ रहे हैं। तो इनको फोकस उसी के लिए, बेसिकली सेना उसी के लिए होती है, सोल्जरिंग के लिए होती है, व्यापार के लिए नहीं होती है। ये हमारी 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसको लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। अगर जैसे आपने मुझे बताया कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं वो उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और उनको ज्ञान नहीं है, अगर उनको ऐसी बात है तो फिर उनको क्या नाम है, प्रशासन हटा क्यों नहीं देता है, क्यों वहां पर फिर भी बिठा रखा है? प्रशासन का उनसे नुकसान क्या है? मैं नहीं, मंत्रालय कहीं ना कहीं भ्रमित तो हो रहे हैं ना, जब आप बता रहे हो भाई उनसे कहीं ना कहीं पूरे भारत के सैनिक। प्रशासन को नुकसान नहीं हो रहा, उसमें प्रशासन को क्या नुकसान होगा? वहां तो नुकसान पूर्व सैनिकों को हो रहा है। और पूर्व सैनिकों को हो रहा है तो पूरे देश को हो रहा है। नहीं, पूरे देश को, पूर्व सैनिकों के पर्सनल, देश का बात होती तो अलग बात है, उनको पर्सनल मैटर को, जैसे एक गलत हुआ था, मेरे को भी फोन आया था, जैसे वहां एक जंतर मंतर पे बैठे व्यक्ति ने प्रोवोक किया था हिंसा के लिए। तो अगर इस तरह की हरकत वहां पे करेंगे, राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे, तो हम लोग तो अभी तक बर्दाश्त किए हुए हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ, मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, अभी हमारे लोगों ने कहा है कि इनको फ्रीली कुछ भी बोलने मत दो, इसका काउंटर करो। क्योंकि ये पूर्व सैनिक घर में बैठे हैं, उनको जानकारी है नहीं, यूट्यूब देखते हैं, वहाँ झूठ बेची जा रही है, वहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही है, वहाँ पे गलत बातें कही जा रही है, वहाँ फैक्ट के विरुद्ध चला जा रहा है, और ये दिखाया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री हिल गए, रक्षा मंत्री हिल गए, उनके माथे पे पसीना आ गया मंत्रालय में। ये कह के यूट्यूब से अपना व्यापार कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसका हम लोग काउंटर करेंगे, अब जल्दी करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बोल नहीं रहा था, मैं अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन अब ये सर पानी से ऊपर जा रहा है, इनकी हरकत बहुत खराब है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है। ये थे वीर बहादुर जी, जो कि बता रहे हैं कि लगभग 2013 से इन विसंगतियों को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब भी 6 अगस्त को एक बहुत बड़ी कॉल दी गई, जिसके अंदर पूरे भारत से 1 लाख से अधिक लोगों की जो है रामलीला मैदान में आने की उम्मीद है, और वही अपने हक की आवाज रखने के लिए, और वहां पर पूर्व सैनिक भाई इकट्ठे होंगे। मैं फिर एक चीज कहूंगा कि
एकता में कहीं ना कहीं बल है। अभी जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट करके कोई 10 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, 10 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि हक की मांगे, ओआरओपी, एमएसपी, इन सबको अलग अलग ना बैठ के अगर एक सूत्र में बंद करके इस लड़ाई को लड़ा जाए तो जल्दी सरकार अवश्य मांगे पूरी करेगी। और कहीं ना कहीं सरकार भी देखती है कि इनके पीछे संख्या बल कितना है, और संख्या बल जब ही होगा जब हम सब एक सूत्र में बंद करके अपनी इन मांगों को मानेंगे। बाकी आपको वीर बहादुर जी के विचार कैसे लगे उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और यदि आप एक पूर्व सैनिक हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी पूर्व सैनिक भाइयों तक ये संदेश जरूर पहुंच जाए कि 6 अगस्त को एक बड़ी कॉल है, रामलीला मैदान के अंदर है, और वहां पर अपनी हक की आवाज उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए जरूर पहुंचे।